हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र और आज आपको मैं हिंदी कंटेंट के वर्णमाला के बारे में बताने वाला हूं। वर्णमाला क्या होता है और वर्णमाला में अंतस्थ, संयुक्त और स्वर, व्यंजन जितने भी हैं इनमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। और दोस्तों, आप पढ़ने से पहले, देखने से पहले या पढ़ें आप या देखें तो आप अपने मन को एकदम वहीं रखिए जहां आपको कुछ मिले। ये नहीं कि बैठ गए, बुक ले लिए, मोबाइल ले लिए, देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो भी करिए मन से करिए, आपके दिल और दिमाग में जरूर घुसेगा और 20 के 25 मिनट में आपको घुस जाएगा। चलिए आइए मैं शुरुआत करता हूँ वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, पहले हम ये जानते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण क्या होता है दोस्तों? वर्ण, ठीक है। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ये सबको पता है, ठीक है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। लेकिन ध्वनि से भी कोई बड़ी इकाई होती है। वो क्या है? शब्द। शब्द से भी कोई बड़ी इकाई होती है। वो क्या है? पदबंध। पदबंध से भी कोई बड़ी इकाई होती है, वो होती है उपवाक्य। इससे बड़ी वाक्य। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि वर्ण, अब वर्ण तो हम जान लिए। वर्णमाला क्या होता है भाई? वर्णमाला, वर्णों का माला, मतलब कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों के प्रकार कितने होते हैं, आइए ये जानते हैं। तो वर्णों के प्रकार होते हैं 2। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2, ठीक है। अब पहले हम जान लेते हैं स्वर वर्ण एक है, एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होता है, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वरों के प्रकार क्या है, ठीक है। तो हम पहले जानते हैं स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 13, ठीक है। ये 13 लिखित होती है। इसमें से 2 आयोगवा होता है, अह और अह। आयोगवा, अह। ये आयोगवा होता है। मूलतः स्वर कितने होते हैं? 11। मूलतः स्वर होते हैं 11। मूलतः स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? 3 प्रकार हैं इसके, ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त। ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर एक मात्रा का प्रयोग हो, ठीक है। जिस समय एक मात्रा का प्रयोग हो, स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 में से देख लीजिएगा किसमें एक मात्रा लग रहा है, वही ह्रस्व स्वर है, ठीक है। देख लीजिएगा कौन इसमें एक मात्रा लगे, वही ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर एक मात्रा किसमें है? अ में है, छोटी ई में है, छोटा ऊ में है। यही 3 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। दीर्घ स्वर होता क्या है? तो दीर्घ स्वर, आइए जल्दी जल्दी जानते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? 2 मात्रा का प्रयोग हो, ठीक है। तो 2 मात्रा का प्रयोग हो। हम 11 स्वरों में देखेंगे किसमें 2 मात्रा लगा हुआ है, हम खट से लिख देंगे। तो अ यू के बाद जितने बच रहे हैं, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ऐ, औ, ठीक है, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया प्लुप्त स्वर क्या होता है? तो प्लुप्त स्वर किसी नाटक संविधाओं में हम किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, वो प्लुप्त। इसमें 3 गुना समय लगता है, ठीक है। मगर ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है, उसे ही हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है। तो प्लुप्त स्वर में जैसे क्या हुआ, जैसे में जान लीजिए कि श्याम, राम, ठीक है। तो राम बुलाएंगे, ज़्यादा समय लगेगा नहीं बोलने में, तो ये प्लुप्त स्वर हो गया। क्लियर है दोस्तों। और हाँ, आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए, आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। तो दोस्तों
आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक मेरे दिमाग में एक बात चल रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, मन लगा के पढ़िए। मैंने क्यों कहा, क्यों इसलिए कहा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट मैं ही हूँ, मैं कोई टाइम टेबल बना रहा हूँ कि मुझे आज मैं पढ़ नहीं रहा हूँ 10 दिनों से, मुझे आज पढ़ना है। मैंने टाइम टेबल बना लिया, मुझे इतना इतना, इतने बजे से इतना, इतने बजे से इतना, जैसे मैंने टाइम टेबल बना लिया, ठीक है। मुझे 2 रात में खाना ना खा के 9 बजे से 12 बजे तक मुझे पढ़ना है। और मैं जब 9 बजे बैठा, 10 बजा, मुझे नींद ने दबोच लिया और मैं सो गया, तो मेरा टाइम क्या हो गया, 10 पे ख़त्म हो गया, मैं 2 घंटा पीछे चला गया। इसीलिए दोस्तों, अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसे प्रतिदिन फॉलो करिए, ठीक है। एक भी दिन आप अगर आपने मिस किया तो आप एक दिन पीछे हो रहे हैं, लेकिन आपका जो दूसरा साथी है वो एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पता है क्या हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर 2 लोग होते हैं, यहाँ भगवान होते हैं, यहाँ शैतान होते हैं, ठीक। भगवान कहते हैं कि उठे रहो, पढ़ो पढ़ो, शैतान कहता है सो जाओ सो जाओ। लेकिन हमें क्या करना है, शैतान को हराना है। शैतान को हराने के लिए हमें जगना पड़ेगा। और जब 10 दिन 15 दिन तक आप रेगुलरिटी आप बना लिए तो ये शैतान उठ के यहाँ से भाग जाएगा और दोनों तरफ भगवान हो जाएंगे, दोनों तरफ आपके भगवान हो जाएंगे। तब जो आपको पढ़ने का जो मज़ा होगा वो अलग ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये ज़रूर फॉलो करिएगा, ये नहीं कि कह दिए सुन लिए हो गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वो मुकाम हासिल किया, ठीक है। तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और कह दूं कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, तो लड़ाइयों से डटे रहिए, ठीक है, अंगड़ाइयाँ मत लीजिए। चलिए आइए आते हैं, अब हम जानते हैं व्यंजन क्या होता है, ठीक है। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन देखिए सिंपल है इसका, जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसे ही हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या होती है 33, ठीक है। अब 33 होते हैं, ठीक है। अब इसमें आइए देखते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखिए स्वरों की व्यंजन जो ये, अब देखिए व्यंजन में क्या होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। और एक होता है अंतस्थ, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है अंतस्थ, ठीक है, संघर्षी, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये होते हैं क वर्ग जो होता है, जो क होता है वो स्वर से मिलके बना होता है। मैंने इसके नीचे ये हलंत लगाया हुआ है, ठीक है, ये तिरछी रेखा बनाया हुआ है। जब आप क आप प्लस अ करेंगे तब जाके आपका पूर्ण रूप से क बनेगा। तो ये क्या होगा, स्वरों की सहायता से मिलके बना है। ऐसे ही सारे होते हैं। अब जो ये आपके जो भी ये वर्ग हैं, टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 25 कितने होते हैं। इन्हीं को हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हीं को हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाएगा स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, अगर ऑप्शन दे दिया तो टिक करके आ जाइए तुरंत, ठीक है। अब हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है भैया, अंतस्थ व्यंजन मतलब अंदर से जो निकले, अंदर से जो हवा डायरेक्ट एकदम बाहर निकल जाए, वो अंतस्थ देख लीजिए, अंतरात्मा। तो क्या हो गया दोस्तों, य र ल व, अब य र ल व, ये अंतस्थ। अब देखिए य और व जो होते हैं ये अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अर्ध स्वर होते हैं। क्यों अर्ध स्वर होते हैं, यह व क्यों होते हैं, क्योंकि ये कभी स्वर कभी व्यंजन
लगते हैं, ये अर्ध स्वर होते हैं। और ल क्या होता है? ये ल, ये एग्जाम में आते हैं। अर्ध स्वर कौन सा है? य और व। ल क्या होता है? वो पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक होता है। नोट कर लीजिए, पार्श्विक होता है। ल क्या होता है? पार्श्विक होता है। लुढ़कते हुए ल बोलिए, ये जो जीभ है ना लुढ़क के बोलेगा, लो लो, मुड़ के लुढ़क जाएगा तुरंत लो, तो क्या हो गया? पार्श्विक हो गया। र क्या है? र क्या है बताइए? र जो होता है वो लुंडित होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं संघर्षी ऊष्म व्यंजन। तो संघर्षी ऊष्म व्यंजन, संघर्ष का मतलब संघर्ष, पूरा घर्षण हो, घर्षी। ऊष्म का मतलब ऊर्जा, मतलब जिन व्यंजनों को बोलने के लिए, उनमें, ठीक है, बोलने के लिए उनमें संघर्ष हो, ऊष्मा निकले, गर्म हवा निकले, उसे हम संघर्षी ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? स, बोल के देखिए, स स स स स स स, हवा निकलेंगे संघर्ष करके, यही होते हैं संघर्षी व्यंजन। उसके बाद हम आते हैं संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन क्या होता है भाई? तो संयुक्त व्यंजन बहुत ही छोटा लेकिन दिखने में बहुत ही बड़ा, फंस जाते हैं इसी में आप लोग। तो ये संयुक्त व्यंजन जो होता है, जो ये है छ्र त्र ज्ञा श्री श्री। तो जो छ्र होता है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त, मतलब कि व्यंजनों से ये मिलकर बने होते हैं। संयुक्त का मतलब ये संयुक्त मिलकर बना हुआ है। किससे? ये छ्र किससे मिलकर बना होता है? क और स से। किससे मिलकर बना होता है? क और स से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए त्र किससे मिलेगा था? त्र और र। ज्ञा किससे मिलेगा था? ज और इय। श्र स र, ठीक है। अब हमें कभी कभी एग्जाम में जब आ जाता है ना कि ऑप्शन दे दिया छ्र किन व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, तो आप सोचने लगते हैं किन, अरे कैसे याद करें कैसे याद करें। अरे यार सिंपल तरीका है, आइए बताता हूँ दोस्तों। सिंपल तरीका ये है कि छ्र को इंग्लिश में हम इसको क्या लिखेंगे? तो यस एच, नहीं सॉरी, के एस एच लिखते हैं ना। अब देखिए ये क हो गया और यस एच, ये क्या हो गया? ये हो गया कि नहीं? स हो गया। ऐसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको साफ लिख देता हूँ ताकि आप सभी इसको अच्छे से देख सकें। के एस एच, ये क हो गया, एस एच से स हो गया। अब इस त्र का क्या होता है? तो टी आर ए, ठीक है, टी आर ए। टी आर ए, ठीक है। तो ये टी से त और रा से र, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्या होता है? ज्ञ क्या होता है? इसकी इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं? ज्ञ को जे वाई ए, ठीक है। ज से ज हो गया, यहाँ से इया हो गया, इया हो गया, हुआ कि नहीं? अब ये होता है श्री। अब ये क्या है भैया? तो इसको लिखते हैं एस एच आर ए, देखिए एस एच आर ए। अब इससे स हो गया, इससे आर से र हो गया। अब आप कभी, हमें उम्मीद है कि आप कभी इसे भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पे। अब देखिए जो क ख होता है, जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो सबसे पहले आवाज़ कहाँ से निकलती है? सबसे पहले आवाज़ कंठ से निकलती है। तो ये जो क से अंगत तक होते हैं ये कंठ से निकलती है, कंठीय, ठीक है। अब ये च वर्ग किससे निकलती है? कंठ के बाद। उसके बाद कहाँ से निकलती है बताइए? उसके बाद कहाँ से निकलती है?
उसके बाद चौर होता है तो तालु से निकलती है, तालु, तालव्य, ठीक है। उसके बाद ट वर्ग आ गया, तो ये क्या होता है बताइए, मूर्धा, मूर्धा, मूर्धन्य, ठीक है। तो ये किससे निकलता है, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं ना, जब बहुत स्टूडेंट्स होते हैं मूर्धा क्या होता है। मूर्धा देखिए, जब आप जो जीभ है ना उसके जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला, वही मूर्धा होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला। तो जीभ जो है जाके ऐसे, जैसे मान लो जीभ है ना ऊपर का ये होता है, इसी पे जाके जीभ ऐसे टच करता है, ट, बोलिए, घूम के टच करेगा, ट, ट, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ये है, अब ये ऊपर का जो हिस्सा है तलवा, उससे टच करता है, वही मूर्धा होता है, ठीक है। अब तो किस वर्ग में आता है, तो ये होता तो, देखिए तो, ये जो बोलेंगे ना तो दंत्य, दास से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये कुछ है नहीं, बहुत आप खुद रियलाइज करेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोल के देखिए, समझिए खुद। ये प सिंपल है, प प प होस्ट, देखिए प प प प होस्ट होता है ये, क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद क्या आता है हम ये जानते हैं। देखिए अब इसके बाद अभी और इसमें है क्या, चलिए यहीं पे बता देते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है सघोष और अघोष, ठीक है। एकदम वीडियो में आप बने रहिए, आप देखते रहिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आप बिल्कुल कभी भी जीवन में नहीं भूल सकते, बस आपको मन लगा के समझना है। अब इसके बाद क्या होता है, अघोष। अब अघोष और सघोष, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं। और ये क्या होता है, घोष। तो अघोष क्या होता है, सघोष, और इसे घोष भी कहते हैं, ठीक है। अघोष क्या होता है, मतलब अघोष ये जानिए कि कुछ भी आप बोल रहे हैं, कोई भी आप व्यंजन बोल रहे हैं, कोई भी आप स्वर बोल रहे हैं, उसमें कंपन ना हो, स्वर नहीं, व्यंजन, तो व्यंजन जो भी आप बोल रहे हैं उसमें कंपन ना हो, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल, बोलिए ये क वर्ग का बोल के देखिए आप, क, ख, बोलिए क, ख, घ, देखिए घ, कंपन हो रहा है। तो देखिए सिंपल तरीका ये क्या होता है इसका, जो अघोष होता है, हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा वो अघोष होता है, अघोष होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है। सघोष क्या होता है, जिनको बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, ठीक है। मैंने जैसे अब बताया ही था, ग बोल रहे हैं, जैसे ग, घ, घ, अंग, देखिए यहाँ पर कंपन होगा, बोलने में कंपन होगा, तो क्या हो गया, घोष हो गया, सघोष हो गया, घोष या सघोष। तो एग्जाम में पूछ देगा कि सघोष इसमें से कौन कौन है, ऑप्शन दे देगा आपको, तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, सीधे आप ये वर्ग आपको पता, कह गंगा आ रही है, अंक अंग च च ज ये आपको याद ही होगा, ठीक है। याद होगा तो इसमें क्या होता है, पहला नहीं, तीसरा, चौथा और पांचवा हर वर्ग का, क्लियर है दोस्तों, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम आते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, ठीक है। अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो अल्प प्राण क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण कर समय मुंह से कम हवा निकले, मुंह से कम हवा निकले, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से ज़्यादा हवा निकले, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं,
ठीक है। अल्प प्राण में क्या होता है कि अल्प प्राण, आप बोलिए, बोल के आप खुद देखिए, रियलाइज करिए, देखिए बोलिए क ख क ख। तो ख में ज़्यादा हवा निकला है और क में कम हवा निकल रहा है। क में कम हवा निकल रहा है, मतलब क हमारा क्या है, वो अल्प प्राण है। ठीक है। अब ख बोलिए, देखिए सिंपल है, देखिए कम हवा ज़्यादा हवा, यही होता है दोनों की पहचान। ठीक है। अब देखिए ख बोलिए, ख ज़्यादा हवा निकला है, मतलब ये महाप्राण है। ठीक है। अब बोलिए ग ये क्या है, अल्प प्राण है क्योंकि कम हवा निकल रहा है। अब बोलिए अंग कम हवा निकल रहा है। अब बोलिए ख ग घ हवा निकल रहा है, तो क्या हो गया, घ क्या हो गया, महाप्राण हो गया। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। तो एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि बोल के आप खुद रियलाइज कर लीजिए। उसके बाद बस इतना याद रखिए कि अल्प प्राण आया, अल्प आया, अ आया कम हुआ, महा आया ज़्यादा हुआ, महाबलवान ज़्यादा हुआ, अल्प कम, अल्प कम। तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन, इसके बारे में हम जानते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन। ठीक है। अब इसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए हावड़ा, इसमें इसका प्रयोग हुआ, ये चंद्र बिंदु लगा इसमें। अब देखिए इसमें, अब जैसे मान लो हो गया कि हावड़ा हमने कर दिया, इसके बाद हो गया आपका चढ़ाई, इसमें प्रयोग किसका हुआ, यहाँ चंद्र बिंदु लग गया। तो यही हमारे दो द्विगुण व्यंजन होते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वो हैं ये और ये दोनों। ठीक है। हावड़ा, हड़ा और चढ़ाई, चढ़ाड़ा। ठीक है। ये दोनों होते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। और आपको मैंने बताया था एग्जाम में और भी पूछ सकते हैं, पार्श्विक कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था। पार्श्विक कौन सा है, ल है। ठीक है, ल है कि नहीं। पार्श्विक कौन सा है, ल है। और आपको मैंने बताया था य और वो क्या है, वो क्या है, अर्धस्वर है। ये पूछ देगा एग्जाम में, अर्धस्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन में अर्धस्वर कौन कौन से हैं, य और वो, ये क्या है, अर्धस्वर है। ठीक है। अब लुंडित पूछ दिया, लुंडित मैं बताया था आपको, ये र है। एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं। ये तो आज का ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। और दोस्तों इसमें जो भी त्रुटि हुई होगी उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उसमें कमेंट करके आप मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव से ही मैं इससे बेहतर आपके लिए कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।